गांड फाड़ डाली। जॉर्डन अपने इस हफ्ते को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है पूरी की पूरी नंगी गैंग। मैंने जो आपको दिखाया वो तो सिर्फ 1% था, उसने बुलाई थी 50 धंधे वाली, बड़े भारी भरकम सामान वाली। वॉल स्ट्रीट में सभी को इनके बारे में पता चल चुका था, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी जो बन चुकी थी। बहुत ही जल्द वॉल स्ट्रीट की सबसे मशहूर मैगजीन जॉर्डन का इंटरव्यू लेने पहुंचती है और उस इंटरव्यू ने जॉर्डन की इज्जत की माँ बहन एक कर डाली। वो अपनी वाइफ से कहता है, साली कमीनी कुतिया, उसने मेरा वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट नाम रखा है। अरे हाँ, मैं आपको मैगजीन का नाम बताना तो भूल ही गया, शायद आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, फोर्ब्स। अगले दिन जॉर्डन जब अपनी कंपनी पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई उसकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उतावला था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसको सुपरस्टार बना दिया था। जॉर्डन बताता है उसकी कंपनी एक पागल खाना थी, लालचियों का मेला, हवस और ड्रग्स का नंगा नाच वहाँ हर रोज होता था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसे 7 और 9 के बीच में घचाघच बैन करनी पड़ी, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। जिसके बाद उसने अपने डैड मैक्स को अपनी कंपनी में डिसिप्लिन बनाने का काम सौंपा। गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर रहता था, इसीलिए उनको सभी लोग मैड मैक्स बुलाते थे। वो जॉर्डन से कहते हैं 4,30,000 बहनचोद डॉलर्स एक महीने में उड़ा दिए तुमने, यानी कि 3 करोड़ और 26 लाख रुपए। जॉर्डन कहता है वो बिजनेस के खर्चे हैं। डैड कहते हैं ये देखो बहनचोद 26,000 का डिनर। जॉर्डन उनको चूतिया बनाते हुए कहता है हमारे साथ क्लाइंट गए थे। डैड कहते हैं ये बहनचोद डीजे एंटरटेनमेंट्स क्या है, मुझे पता है ये कंपनी कॉल गर्ल सप्लाई करती है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? जॉर्डन कहता है डैड आपको डीजे एंटरटेनमेंट्स की लड़कियों को देखना चाहिए, वो कमाल की हैं, वो सभी की सभी नीचे सेव करती हैं। डैड कहते हैं कुछ भी बकवास मत करो बहनचोद। जॉर्डन कहता है हाँ डैड, नीचे से एकदम टकली, साला एक भी झाट का बाल नहीं, और सच कहूँ तो मुझे झाटे बिल्कुल भी पसंद नहीं। डैड कहते हैं सच में? पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है झाट के बालों से। जॉर्डन बीच के किनारे नए खरीदे घर पर पार्टी रखता है। हम देखते हैं पार्टी में एक नंबर का जबरदस्त पटाखा आता है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग कहोगे ये तो हार्ली क्वीन है। हाँ, ये वही है, सुसाइड स्क्वाड वाली। अगर आपको इसे पूरा नंगा देखना है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। मेरा मतलब नंगा, नो ब्रा, नो पैंटी, नो आंख मिचोली। जॉर्डन उसे देखकर बिल्कुल लट्टू हो जाता है और उस पर लाइन मारने लगता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन हार्ली क्वीन के साथ वाला छचुंदर कहता है नहीं, हमें जाना है। हम डोनी को देखते हैं जो कि नशे में धुत उसे देखकर मुट्ठ मारने लगता है, वो भी सबके सामने। उसकी बीवी उसको ऐसा करता देख लेती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। अगली शाम हार्ली क्वीन जॉर्डन के साथ डिनर पर है, जहाँ पर जॉर्डन बहनचोद उसके ऊपर लाइन मारने लगता है। हमें हार्ली क्वीन की शक्ल देखकर ही पता चलता है कि वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस है। डिनर के बाद जॉर्डन उसे अपनी लैम्बोर्गिनी से उसके घर छोड़ता है। कार अपार्टमेंट के आगे रुकती है। जॉर्डन मन ही मन कहता है चल बेटा, इसके घर में घुसने का रास्ता सोच। हार्ली पूछती है क्या तुम ऊपर आकर चाय या कॉफी पीना चाहोगे? जॉर्डन तो बिल्कुल उतावला बैठा था, कहता है हाँ गर्म चाय, और मन ही मन कहता है हाँ बहनचोद चाय पीने का तो मेरा बहुत मन है। हार्ली उसे अपने अपार्टमेंट में ले आती है, जिसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और जब वो फ्रेश होकर आती है तो बिल्कुल नंगी होकर आती है। जॉर्डन उस पर कूद पड़ता है बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह। यही कुछ लमसम 11 सेकंड के लिए साले ने हार्ली को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। हम देखते हैं जॉर्डन को ड्रग्स के नशे की तरह हार्ली की हूत का भी नशा हो गया है। एक दिन वो कार में ही उसके साथ लपालप करने में लगा हुआ था। कार उसके अपार्टमेंट के आगे रुकती है। जॉर्डन की वाइफ आती है और वो उसे हार्ली के साथ रंगारंग करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो उसको दबाकर पीटने लगती है। कहती है तुमको क्या हो गया है, जरा देखो अपने आप को, हमेशा नशे में रहते हो, क्या थे क्या बन गए हो। पूछती है क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुमको उससे प्यार है क्या? जॉर्डन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता, और आप लड़कियों को तो जानते ही हो, वो सब कुछ भाप लेती है। 3 दिन बाद जॉर्डन का तलाक हो जाता है और वो हार्ली को अपने घर पर रख लेता है। ये लोग दबाकर अंधे पैसे छाप रहे थे, इसलिए बहुत से लोगों की नजर इन पर थी, जिसके जवाब में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के 2 लोगों को भेजा उनकी फाइलों को चेक करने के लिए। जॉर्डन ने उन्हें बैठा दिया अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर उसने एक रिकॉर्डर लगाया और वहां के एसी को इतना तेज कर दिया कि वहां अंदर बिल्कुल अंटार्कटिका बन गया था। और आज ही वो एक कंपनी का आईपीओ निकालने वाले थे। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक के खरीदने के लिए रिलीज करती है। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, बल्कि वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर पैसे पब्लिक के भी लगे हुए होते हैं। और जिस भी कंपनी का ये आईपीओ निकालते थे उसका रेट भी यही लोग तय करते थे। जॉर्डन अपने दोस्तों को बिल्कुल सस्ते में उस कंपनी के शेयर बेचता था, जो कि बिल्कुल इलीगल है, पर ये इतना पैसा छाप रहे थे कि इनको पता भी नहीं था कि इनको उस पैसे का क्या करना चाहिए। हम देखते हैं एक सेक्सी सी महंगी डायमंड रिंग, जिसे वो हार्ली के सामने पेश करता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और हम सभी को तो पता ही है कि जवाब में क्या मिलना था, यस। जॉर्डन शादी से पहले एक बैचलर पार्टी रखता है लॉस एंजेलिस में, जहाँ पर ड्रग्स और लड़कियों का नंगा नाच होता है। दोस्तों मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ऊपर यूट्यूब बैठा है, साला गांड मार देगा। और इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब यानी कि खर्चा बैठा पूरा $2 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ रुपए। आगे जॉर्डन हार्ली से बहामास बीच पर शादी करता है। शादी में हार्ली जॉर्डन को आंट एमा से मिलवाती है, जिसका इस मूवी में बहुत बड़ा भसड़ वाला रोल है। जॉर्डन के पास बेशुमार दौलत थी तो वो अपनी वाइफ हार्ली को शादी का गिफ्ट देता है, जो कि एक चलती फिरती बहुत बड़ी योट है, जिसे देखकर हार्ली की फटी रह जाती है। आंखें नहीं
जो फटनी चाहिए वही। 3 हफ्तों तक वो योट में बैठकर कैरिबियन समुद्र में मजे करते हैं और फिर पहुंचते हैं लॉन्ग आइलैंड, जहां पर जॉर्डन एक बड़ा सा घर खरीदता है जो कि 7 किलो में बना है और वहां का रियल स्टेट दुनिया का सबसे महंगा रियल स्टेट है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 18 महीने बाद। हार्ली उस पर गुस्सा है क्योंकि वो भोसड़ी का बिल्कुल बेपरवाह और बेजिम्मेदार आदमी है। कहती है तुम एक बाप बन गए हो, तुम अपनी जिम्मेदारियों से यूं मुकर नहीं सकते। आगे वो स्टीम लेता है ताकि जो भी ड्रग्स उसने लिए हैं वो उसके शरीर से निकल जाए। फिर वो हार्ली को पटाने की कोशिश करता है जिसमें वो बुरे तरीके से हारता है। आगे वो अपनी कंपनी पहुंचता है और आज वो दिन था जिस दिन वो अपनी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने वाला था। जॉर्डन अपने एम्प्लॉइज को एक धांसू सी स्पीच देता है ताकि वो मन लगाकर काम करे और दबाकर शेयर बेचे। दोपहर के 1 बजे वो स्टॉक को बेचने के लिए मार्केट में उतारता है जब उसकी वैल्यू $4.50 थी और सिर्फ 1:03 पर उसकी वैल्यू $18 पहुंच गई थी। वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब उस स्टॉक को खरीद रही थी। जॉर्डन बताता है हमने 2 मिलियन शेयर मार्केट में बेचने के लिए उतारे थे, जिनमें से 1 मिलियन शेयर तो उसके पट्टों ने ही खरीद लिए थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बहनचोद 3 घंटों के अंदर $22 मिलियन के शेयर बेच डाले थे, यानी कि 167 करोड़ रुपए के शेयर। और फिर आए FBI वाले मादरचोद तहकीकात करने। जॉर्डन हवाबाजी करते हुए पूछता है ऐसी योट पर गए हो कभी जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर हो? FBI वाला कहता है तुम्हारी योट सच में शानदार है। जॉर्डन FBI वाले से पूछता है कितना कमा लेते हो साल के? 50 या 60 हजार डॉलर लगभग अंदाजन। FBI वाला कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जॉर्डन कहता है यार दिल से बुरा लगता है, जो लोग देश की सेवा करते हैं उनकी सैलरी इतनी कम। और जॉर्डन उन्हें इनडायरेक्टली घूस ऑफर करता है लेकिन वो लोग उसकी घूस को एक्सेप्ट नहीं करते। जॉर्डन कहता है तुम दोनों बहनचोद निकलो मेरी योट से। FBI वाले कहते हैं हमें उम्मीद है हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। जॉर्डन कहता है हाँ मिल लेना, सालों पहले बस पकड़कर अपनी बदसूरत बीवियों से तो मिल लो, तब तक मैं अपने टट्टों पर मेयोनीज लगाकर लड़कियों से चाटने के लिए कहता हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जॉर्डन को तसल्ली नहीं मिलती। वो अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालते हुए कहता है सुनो बहन के लोड़ो, देखो मेरी जेब से क्या निकला, तुम्हारी साल भर की सैलरी जो कि मेरे लिए हर रोज का खर्चा है। FBI वाले कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप अपने चुत्तर भींचकर यहाँ से खिसक लेते हैं। अगले ही दिन जॉर्डन स्विस बैंक में अपने पैसे छुपाने का डिसीजन लेता है। वो अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय की मदद से एक स्विस बैंकर को जानता था, जिसके बाद उससे मिलने के लिए वो मुंह उठाकर वहाँ पहुँच जाता है। जॉर्डन उससे स्विस बैंक के सीक्रेसी लॉ के बारे में पूछता है कि उन्हें किन हालातों में अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा मजबूरन। बैंकर बताता है सिर्फ उन्हीं हालातों में स्विस बैंक कोऑपरेट करेगा जब उस क्राइम को स्विट्जरलैंड में भी क्राइम माना जाएगा। कहता है अगर US जस्टिस डिपार्टमेंट हमें कोई लेटर भेजेगा तो वो सिर्फ हमारे लिए एक टॉयलेट पेपर है। जॉर्डन पूछता है अगर वो नोटिस किसी तरह के स्टॉक फ्रॉड के लिए हुआ तो, और जहाँ तक मुझे पता है उसे स्विट्जरलैंड में भी क्राइम माना जाता है, तो उस वक्त में आपको उनसे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। बैंकर कहता है हाँ करना पड़ेगा अगर वो अकाउंट आपके नाम पर खोला गया है। जिसके बाद मीटिंग खत्म होती है और अब जॉर्डन को कोई ऐसा पट्टा चाहिए था जिसके पास स्विस पासपोर्ट हो। जॉर्डन पहुंचता है अपनी आंट एमा के पास और वो आंट एमा को बहनचोद पटा लेता है स्विस बैंक में उसके नाम से अकाउंट खोलने के लिए। जॉर्डन के पास बिस्तर भर के पैसा हुआ करता था, इतना पैसा आंट एमा स्विट्जरलैंड कभी नहीं ले जा सकती थी। जिसके बाद वो बुलाता है ब्रैड को, जो कि एक सक्सेसफुल व्हाइट पाउडर का डीलर था। वो अपना दिमाग दौड़ाता है और नोटों की गड्डी को अपनी बीवी के शरीर पर लपेट देता है। जॉर्डन को समझ में आ जाता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसे तो उसको स्विट्जरलैंड के 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद ब्रैड अपनी बीवी की पूरी फैमिली को उठा लेता है क्योंकि उन सभी के पास भी स्विस पासपोर्ट था। ब्रैड की बीवी अपनी फैमिली के साथ पैसों के बैग भर भर के 6 चक्कर स्विट्जरलैंड के लगाती है, जिनमें टोटल रकम थी $20 मिलियन यानी कि 150 करोड़ रुपए। अब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि डोनी को भी अपना कैश स्विस बैंक में ट्रांसफर करना था, तो वो जाकर ब्रैड से मिलता है, जहाँ पर उसकी चूतिया हरकतों की वजह से ब्रैड पुलिस वालों के हाथ लग जाता है, जो कि काफी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। डोनी जाकर जॉर्डन से मिलता है और उसे दिखाता है दुनिया की सबसे महंगी नशे की गोलियां, जिसे वो दोनों खुशी खुशी अपने गले में ठूस लेते हैं। लेकिन वो साली गोलियां नशा ही नहीं करती क्योंकि वो करीबन 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी। जिसके बाद वो भर भर के कई गोलियां खा लेते हैं। जॉर्डन के पास उसके पिता की कॉल आती है। वो कहते हैं अभी की अभी घर से निकलो और पब्लिक फोन से जाकर मुझसे बात करो क्योंकि FBI वाले फोन को टैप कर रहे हैं। जॉर्डन एक पब्लिक फोन से कॉल करता है जो कि उसके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उसके पिता उसको सब कुछ बताते हैं। कहते हैं तुम्हारे दोस्त डोनी की वजह से ब्रैड पकड़ा गया, और पूछते हैं क्या तुमने FBI एजेंट को घूस देने की कोशिश की थी। जॉर्डन कहता है मैं FBI एजेंट को घूस देने की कोशिश क्यों करूंगा। पिता कहते हैं तुमने क्या कहा, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या तुमने कोई नशा किया हुआ है। जॉर्डन कहता है मैं FBI एजेंट को घूस देने की भला कोशिश क्यों करूंगा। जॉर्डन नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक्सपायर गोलियां पूरे 1.5 घंटे बाद असर करने लगी थी। वो छोटी छोटी गोलियां इतनी ताकतवर थी कि जॉर्डन को लग रहा था कि उसको लकवा मार गया है। उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं थी, तो वो छोटे बच्चे की तरह रेंगकर अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके अपनी गांड घिसवाकर वो अपनी लैम्बोर्गिनी तक पहुंच जाता है, जहां पर उसकी वाइफ की कॉल आती है, यानी कि हार्ली की कॉल आती है। पूछती है जॉर्डन कहाँ हो तुम। जॉर्डन कहता है कंट्री क्लब। हार्ली कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोनी बिल्कुल पागल हो गया है। वो फोन पर किसी स्विस
बंदे से बात कर रहा है। जॉर्डन कहता है उससे कहो फोन रखे क्योंकि FBI वाले फोन टैप कर रहे हैं। हार्ली कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, जल्दी घर आओ। जॉर्डन अपने घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। वो अपनी कार को जितना धीरे हो सके उतने धीरे चलाता है और एक चमत्कार होता है, वो जिंदा घर पहुंच जाता है। उसकी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं था। वो देखता है डोनी स्विस बैंकर के साथ चौदम पट्टी करने में लगा हुआ है। जॉर्डन कहता है फोन रख चुतिया बैर के लोड़े, फोन रख दे, FBI वाले सुन रहे हैं। लेकिन डोनी तो पूरा गधा था, नहीं रखता। जॉर्डन उससे फोन छीनने की बेजोड़ कोशिश करता है और कहता है साले बवासीर तेरी वजह से ब्रैड पकड़ा गया। और ये सुनते ही डोनी अपनी गांड घसीटकर वहाँ से भागने लगता है। जॉर्डन कहता है साले मादर चोद कहाँ भाग रहा है तू, इधर आ, तूने जीना हराम कर दिया है भोसड़ी के, तेरी तो मैं जान ले लूंगा साले, तू एक बार हाथ आ जा बहनचोद। लेकिन डोनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह 2 पुलिस वाले जॉर्डन को उठाने आते हैं। जॉर्डन कहता है बहनचोद निकलो यहाँ से। वो कहते हैं हमें आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने हैं। जॉर्डन क्या मजाक कर रहे हो, बड़वो बहन के लड़ो, भगो यहाँ से। पुलिस वाले उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। हम जॉर्डन की गाड़ी देखते हैं जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वो रात को ठीक ठाक घर नहीं पहुंचा था। पुलिस वाले उस पर कोई चार्ज नहीं लगाते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि जॉर्डन ही गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ FBI वाले जॉर्डन के पास दबाकर नोटिस भेज रहे थे क्योंकि जॉर्डन ने FBI का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। FBI वाले उसके खास बंदों से पूछताछ करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे वक्त बीतता है जिसमें 3 साल बीत जाते हैं और अब आता है वो दिन जिस दिन जॉर्डन की लंका लगने वाली थी। जॉर्डन की वाइफ हार्ली उससे बताती है कि आंट एमा नहीं रही, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके $20 मिलियन स्विस बैंक अकाउंट में फंस गए थे, जो कि सच में एक बहुत बुरी खबर थी। जॉर्डन बैंकर के पास फोन करता है और वो जॉर्डन को स्विट्जरलैंड बुलाता है, जिसके बाद जॉर्डन अपनी योट लेकर स्विट्जरलैंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक भयंकर तूफान आता है जिसकी वजह से उनकी योट तबाह हो जाती है, लेकिन उन्हें एक इटालियन कार्गो शिप बचा लेता है। जॉर्डन खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर एक हवाई जहाज उसकी आंखों के सामने क्रैश हो जाता है। दरअसल वो प्लेन उसने उन्हें ले जाने के लिए बुलाया था, जिस हादसे में 3 लोग मारे जाते हैं। जॉर्डन समझ जाता है कि वो ऊपर वाले का कोई इशारा है जिसे वो भाप जाता है और स्विट्जरलैंड नहीं जाता। अब कुछ लगभग 2 साल और बीत जाते हैं। जॉर्डन अपने सारे पुराने धंधे छोड़ देता है। वो रिहैब ट्रीटमेंट ज्वाइन करता है और एक टीवी शो पर्सनैलिटी बन जाता है। फिर वही होता है जो नहीं होना था, स्विस बैंकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो जॉर्डन का सारा कच्चा चिट्ठा FBI वालों के सामने खोल देता है। जॉर्डन को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उस पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के 21 जुर्म साबित होते हैं और जॉर्डन की जमानत की रकम रखी जाती है $10 मिलियन, यानी कि 75 करोड़ रुपए। लेकिन अब जॉर्डन के पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके सारे के सारे पैसे स्विस बैंक में फंस गए थे। उसे अपनी बेल के पैसे चुकाने के लिए अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ गिरवी रखना होगा। FBI वाले उससे एक डील करने की कोशिश करते हैं जिसमें उसे पिछले 7 सालों में उसने जिन लोगों के साथ भी काम किया है उन सभी का नाम लिख कर देना होगा और एक सीक्रेट माइक भी पहनना होगा, यानी कि वो जॉर्डन को एक सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं, जिस सूरत में उसे ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल की सजा होगी। जॉर्डन अपने घर पहुंचता है। हार्ली कहती है मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। जॉर्डन कहता है वाह, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। अब क्योंकि मेरे पर केस चल रहे हैं, मेरे पैर में ये GPS ट्रैकर लगा हुआ है, मेरा बुरा दौर चल रहा है और तुम्हें अभी अचानक से डिवोर्स चाहिए। जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और ये आखिरी बार था जब उसने अपनी बीवी और बच्चों को देखा था। अगले दिन जॉर्डन FBI वालों का साथ देने के लिए तैयार है। उसके शरीर पर माइक लगाया जाता है, जिसके बाद वो डोनी से मिलता है और एक पेपर पर लिखकर उससे बताता है कि उसने एक वायरिंग माइक पहना है ताकि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे, क्योंकि FBI वाले सारी बातें सुन रहे थे। डोनी चौकन्ना हो जाता है। अगली सुबह जॉर्डन से मिलने FBI वाले आते हैं। उनके पास वही पेपर था जिसके ऊपर उसने डोनी को लिखकर बताया था कि उसने वायरिंग माइक पहना है। FBI टीम ऑफिस पहुंचती है और जॉर्डन के सभी खास बंदों को अरेस्ट कर लेती है। आगे जॉर्डन को अदालत में पेश किया जाता है। जॉर्डन की मदद से 24 मंजे हुए सातिर खिलाड़ी पकड़े जाते हैं और करोड़ों मिलियन डॉलर्स की वसूली की जाती है, क्योंकि उसने पिछले 7 सालों में जिन भी लोगों के साथ काम किया था उन सभी लोगों का नाम लिखकर FBI वालों को दे दिया था। उनके साथ कोऑपरेट करने का नतीजा ये हुआ कि जज उसे 3 साल की कैद व मुशक्कत की सजा सुनाता है। जॉर्डन अपनी 3 साल की सजा काटता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं वो वापस आता है दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स ट्रेनर के रूप में। जॉर्डन अपनी पॉकेट से पेन निकालता है और ऑडियंस से वो पेन उसे बेचने के लिए कहता है। सभी लोग पेन के बारे में तरह तरह की बातें बताते हैं, पर कोई भी वो जवाब नहीं देता जिसकी तलाश जॉर्डन को थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त